नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 6 के एक और अध्याय की, जिसका नाम है महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम महाजनपदकालीन भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही कि ये जनपद क्या होते हैं। तो दोस्तों जनपद यानी जनसमूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता है वो जनपद कहलाता है। और वैदिक काल के अंदर ये एक राजनीतिक इकाई के रूप में जाना जाता था। इन जनपदों की अपनी शासन और कानून व्यवस्था होती थी। कुछ जो जनपद है इनमें राजतंत्रात्मक थे, तो कुछ जो हैं वो गणतंत्रात्मक थे। तो इस प्रकार ये जनपदों की जो स्थिति है वो निकल कर सामने आती है। दोस्तों बात करें अगर महाजनपद की, तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है वो महत्वपूर्ण हो गए थे। और ऐसे जो महत्वपूर्ण जनपद थे वो छोटे जनपद आपस में मिलकर राज्य का रूप जो है उन्होंने ले लिया। इस प्रकार एक बड़ा जो है वो महाजनपद बन गया, यानी छोटे जनपदों के मिलने से एक महाजनपद का निर्माण हुआ। प्रत्येक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। और जो महाजनपद था उसका जो शासक था वो बड़ा ही बलिष्ठ होता था, क्योंकि वो पूरे राज्य के ऊपर नियंत्रण रखता था। अगर बात की जाए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, तो भारत के अंदर 16 राज्यों में विभाजित था। और ये जो है महाजनपद कहलाते थे, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद जो हैं ये विस्तृत वर्णन जो मिलता है, उल्लेख जो मिलता है, वो मिलता है दोस्तों जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में। तो अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर 16 जनपदों की स्थिति का वर्णन मिलता है, महाजनपदों की स्थिति का वर्णन मिलता है। और नियमित अगर बात की जाए तो सेना जो है ये रखते थे 16 जनपद, और सिपाहियों को वेतन देकर जो है वो पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान जो था वो आहत सिक्कों के रूप में भी किया जाता था। अगर इन 16 जनपदों की बात करें कि आखिर ये 16 जनपद कौन कौन से हैं, तो ये 16 जनपद हम देखते हैं दोस्तों। एक बार पहले इसको चित्र के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो इस प्रकार ये 16 जनपद थे। देखिए ये जो 16 जनपद थे ये इस तरह से थे। ये कंबोज है, ये गांधार है, ये आपका कुरु है, ये मत्स्य है, ये सूरसेन है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये अवंती है, ये वेदी है, ये अश्मक है, मल्ल है, कौशल है, वज्जी है, अंग है, मगध है। इस प्रकार ये सारे के सारे जो आपके जनपद है 16 जनपद वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो कौन कौन से जनपद हमने देखे? हमने देखे 16 जनपदों के अंदर दोस्तों चेदी, अवंती, पांचाल, अंग, काशी, अश्मक, कंबोज, कुरु, वज्जी, मगध, कौशल, सूरसेन, वत्स, मल्ल, गांधार, मत्स्य। ये 16 जनपद हमने देखे अलग अलग जगह। जो हमारे नक्शे के अंदर हमने देखा, अखंड भारत का जो नक्शा हमने देखा उसके अंदर जो जनपदों की स्थिति थी वो हमने यहाँ पर देखी। और हर जनपद की अलग अलग राजधानी यहाँ पर मिलती है। तो चेदी की राजधानी शक्तिमती, अवंती की राजधानी उज्जैन जिसको महिष्मती भी कहा जाता है, पांचाल की राजधानी अहिछत्रप या कांपिल्य, अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी वाराणसी, अश्मक की राजधानी पोतन, कंबोज की राजपुर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, वज्जी की वैशाली, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मल्ल की राजधानी पावा व कुशीनारा, 2 राजधानी थी इसकी, गांधार की तक्षशिला और मत्स्य की विराटनगर। इस प्रकार ये 16 जनपद और उनकी राजधानियां यहाँ पर हमने देखी। अब आपको अगर ये 16 जनपद याद नहीं रहे तो दोस्तों आपके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से ये 16 जो जनपद है वो आपको याद हो सकते हैं। देखिए ट्रिक आप यहाँ देखेंगे तो ये ट्रिक है चेपा अका अक कुवम को सुवम गाम ले जा। एक लाइन अगर आप याद कर लें कि चेपा अका अक सुवम को कुवम, कुवम को शुवम गाम ले जा, तो इससे आपके 16 जनपद जो है वो आप याद कर सकते हैं। तो कौन कौन से? ये चे से देखिए चेदी, अ से अवंती,
पा से पांचाल, अ से अंग, का से काशी, अ से अश्मक, क से कंबोज, कुरु, कु से कुरु, व से वज्जी, म से मगध, को से कौशल, सु से सूरसेन, व से वत्स, म से मल्ल, गा से गांधार, म से मत्स्य। इस प्रकार ये आप 16 महाजनपद याद कर सकते हैं कि चेयपा, अका अक, कुवम को, शुभम, गाम ले जा। अब दोस्तों आइए हम एक एक महाजनपद के बारे में बात करते हैं कि कौन सा जनपद किस जगह फैला हुआ था, क्या उसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करें मत्स्य जनपद की, तो दोस्तों मत्स्य जनपद का जो विस्तार था वो वर्तमान जयपुर, भरतपुर, अलवर के क्षेत्र के अंदर था। इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर इसकी राजधानी जो है मानी जाती है, और जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग पर यह स्थित है। वर्तमान में इसका नाम है दोस्तों बैराट, और महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था। अगर बात करें तो राजस्थान का एकमात्र महाजनपद जो है वो मत्स्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य जनपद की तो वो है काशी, और काशी की जब हम बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है वो यूपी के वर्तमान वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में है। इसकी राजधानी जो है वो है वाराणसी। प्रारंभ में महाजनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य जो है वो काशी को माना जाता था, और सबसे प्राचीन भी इसे माना जाता था। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है कौशल, और कौशल का विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश से अवध के अयोध्या में फैजाबाद के अंदर ये इसका क्षेत्र था, और राजधानी इसकी थी दोस्तों श्रावस्ती, जो कि बौद्ध ग्रंथों के अंदर इनकी राजधानी मिलती है। प्राचीन काल में यहाँ पर दिलीप, रघु, दशरथ, राम आदि सूर्यवंशी शासकों ने शासन किया, तो रामायण में राजधानी जो है वो अयोध्या को भी इसकी माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों बुद्ध के समय में 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से ये एक जो है माना जाता है कौशल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो महाजनपद है अगला अंग, और इसका जो विस्तार है वो मिलता है बिहार के मुंगेर में और भागलपुर जिलों के क्षेत्र। ये वर्तमान शहर हैं जहाँ पर ये महाजनपद फैले हुए थे। इसकी राजधानी जो है अंग प्रदेश की वो कहलाती है चंपा, और मगध के ये पश्चिम में स्थित है। दोस्तों मगध और अंग राज्य के बीच में चंपा नदी जो है वो बहती थी, और व्यापार एवं सभ्यता का एक केंद्र के रूप में ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हम बात करें महाजनपद की तो वो है मगध, और मगध का जो विस्तार था दोस्तों वो था बिहार के गया और पटना ज़िलों के अंदर। इसकी प्राचीनतम जो राजधानी थी वो प्राचीनतम राजधानी तो दोस्तों थी गिरिवज्र, और जो वर्तमान राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। तो गिरिवज्र प्रथम राजधानी बनी, प्राचीनतम राजधानी बनी, उसके बाद पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी, और बुद्ध के काल में यह शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक जो है वो माना जाता था। यहाँ पर प्रारंभ में एक छोटा राज्य था, पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया और ये एक शक्तिशाली राजतंत्र बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वज्जी की, और वज्जी का विस्तार जो था वो दोस्तों गंगा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ था। बिहार में वैशाली तक इसकी सीमाएं लगती थी। इसकी राजधानी जो थी वो थी वैशाली, और बुद्ध और महावीर के काल में यह एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य के रूप में उभरा था। पश्चिम में अगर इसकी बात की जाए तो इसकी सीमा जो है वो गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी। बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार था वो विस्तार बिहार के पटना के पास कुशीनगर और पावा, यूपी के गोरखपुर देवरिया में इसका विस्तार था। इसकी राजधानियाँ थी पावा और कुशीनगर। पावा के अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण बात क्या थी कि यहाँ पर महावीर स्वामी ने अपने प्राण त्यागे थे, और कुशीनगर के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। तो मध्य प्रदेश इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी 2 राजधानियाँ थी। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट महाजनपद है दोस्तों चेदी, और चेदी का जो विस्तार था वो यमुना के किनारे बुंदेलखंड एवं झांसी का क्षेत्र था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी, जो कि बौद्ध साक्ष्य में इसको सोथवती भी कहा जाता था। ऋग्वेद में भी इसका दोस्तों उल्लेख मिलता है, और महाभारत में शिशुपाल का जो उल्लेख है
वो भी मिलता है जिसके शासनकाल में इस राज्य ने उन्नति की थी। तो इस प्रकार ये था चैदी। अब हम बात करते हैं वत्स की। तो वत्स जो महाजनपद था, वो मत्स्य महाजनपद दोस्तों, इसका जो विस्तार है वो यूपी में इलाहाबाद का क्षेत्र ये विस्तृत था। राजधानी इसकी कौशाम्बी थी और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौशाम्बी को माना जाता था। महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ का राजा जो था वो उदयन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुरु महाजनपद की। कुरु महाजनपद का विस्तार जो था वो दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी जो थी वो थी इंद्रप्रस्थ और महाभारत काल का ये प्रसिद्ध राज्य था। राज्य का जो प्रसिद्ध नगर था वो था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का नाम आपने महाभारत में कई बार सुना होगा। तो ये हस्तिनापुर जो था वो कुरु महाजनपद का ही एक प्रसिद्ध नगर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पांचाल की। और पांचाल का जो विस्तार था वो गंगा यमुना के मध्य रुहेलखंड तक, रायपुर, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद तक इसका विस्तार था। ये दो भागों में विभक्त था। एक इसका उत्तरी भाग था, दूसरा दक्षिणी भाग था। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी कापिल्य। तो इस प्रकार पांचाल की भी दो राजधानियाँ थी और ये भी गणतंत्रीय व्यवस्था के अंदर था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं महाजनपद सूरसेन की। और सूरसेन का जो विस्तार था वो यूपी के मथुरा, वृंदावन एवं उसके आसपास के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी जो है वो मथुरा थी और महाभारत और पुराणों में राजवंश को यदु अथवा यादव कहा गया था। और इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण जो है वो उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार ये सूरसेन था जिसके अंदर श्री कृष्ण यादव शाखा में जन्म हुआ था श्री कृष्ण का। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अश्मक की। और अश्मक की जब हम बात करते हैं तो अश्मक जो था ये है दक्षिण में गोदावरी में फैला दोनों ओर का क्षेत्र था। और इसकी राजधानी जो थी वो थी पोतन। पोतन या पोतली इसकी राजधानी थी। बाद में अवंती ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाजनपद की। तो वो महाजनपद है दोस्तों अवंती और इसका विस्तार जो था वो था मध्य प्रदेश के उज्जैन और नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। ये दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में। और उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। तो ये दो भागों में इस तरह से बटा हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान थी। गांधार की अगर बात की जाए तो गांधार दोस्तों इसका विस्तार जो था वो पूर्वी अफगानिस्तान, कश्मीर घाटी, तक्षशिला के अंदर ये फैला हुआ था। कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का ये भूप्रदेश जो है इसमें शामिल है। राजधानी इसकी तक्षशिला थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो माना जाता था उस समय का। बात करें अगर हम कंबोज की तो कंबोज का विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में मिलता है। और प्रमुख नगर जो थे इसके वो राजपुर और द्वारका इसके प्रमुख नगर माने जाते थे। ये पहले एक राजतंत्र था किंतु बाद में ये गणतंत्र बन गया। तो इस प्रकार हमने इन 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की। दोस्तों आइए अब हम महाजनपदों की शासन व्यवस्था के बारे में भी बात कर लेते हैं। महाजनपदों की जब शासन व्यवस्था की बात करते हैं हम तो शासन व्यवस्था जो है वो दो प्रकार की मिलती है यहाँ पे। एक तो राजतंत्रात्मक और दूसरी गणतंत्रात्मक। दोस्तों दोनों में मुख्य अंतर क्या था जब हम ये देखते हैं तो यहाँ पे हम राजतंत्रात्मक शासन में देखते हैं कि शासन की संपूर्ण शक्ति जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती थी और वंशानुगत शासन होता था। वहीं पर जब हम गणराज्यों की बात करते हैं तो गणराज्यों में प्रशासन गण या समूह द्वारा संचालित होता था और जिसके प्रतिनिधि जो है वो जनता से निर्वाचित होते थे। यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे जिनके बारे में हम बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजा की। राजा को दोस्तों गणपति कहा जाता था। कुछ महाजनपदों में उसे राजा भी कहा जाता था। वह निर्वाचित किया जाता था और राज्य की भलाई के लिए यह कार्य करता था।
बात करें अगर मंत्रिपरिषद की, तो यह परिषद गणपति को शासन चलाने में सहायता देती थी और शासन की सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई मानी जाती थी वो मानी जाती थी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बाद बात करते हैं हम परिषद की। दोस्तों ये वर्तमान में जो हमारी लोकसभा है उस लोकसभा के समान ही होती थी। गणपति और मंत्रिपरिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे। किसको जानकारी देते थे? परिषद को जानकारी देते थे, शासन में गणपति व मंत्रिपरिषद। और इसके साथ साथ सदस्यों का जो चुनाव था वो सदस्यों का चुनाव जनता करती थी और यहीं पर गणपति और मंत्रिपरिषद के सदस्य भी बैठते थे। तो परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता? जनता करती थी। यहाँ पर अगर सैन्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सैन्य व्यवस्था जो थी वो गणराज्य की रक्षा के लिए सेना और सेनापति दोनों ही होते थे। युद्ध के समय में जनता का जो है सेना का साथ देती थी जनता, और बड़े बड़े नगरों व राजधानी की देखभाल के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी करती थी। बात करें अगर यहाँ की न्याय व्यवस्था की तो दोस्तों गणराज्य में न्याय की अच्छी व्यवस्था थी। नीचे के स्तर के न्यायालय द्वारा अगर किसी अपराधी को दंड दिया जाता था, उसे अपराधी घोषित किया जाता था, तो अपने से ऊपर के न्यायालय के अंदर उसे भेजा जाता था तथा निर्दोष पाए जाने पर उसे छोड़ भी दिया जाता था। राजा जो था वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और सभी न्यायालयों द्वारा अपराधी बताए जाने के बाद ही दंड देता था। बात करें अगर हम यहाँ की कर और आय व्यय की तो दोस्तों महाजनपदों के जो राजा थे वो विशाल किले बनाते थे, बड़ी सेनाएं रखते थे, इसलिए इन्हें संसाधनों की भी आवश्यकता थी, कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। इसलिए महाजनपदों के जो राजा लोग हैं वो समय समय पर लोगों द्वारा लाए गए उपहारों पर ही निर्भर नहीं रहकर अब जो थे वो कर वसूलने लग गए थे और कृषि, व्यापार और व्यवसाय से कर लिया जाता था। वनों और खदानों से होने वाली आय जो थी वो राज्य की होती थी। इससे मंत्रिपरिषद, सेना और पुलिस का खर्च जो था वो चलाया जाता था। तो इस प्रकार इनकी जो आय थी वो कार्य करती थी। बात करें दोस्तों यहीं पे हम मगध साम्राज्य के उदय की भी, तो दोस्तों समकालीन बौद्ध और जैन साहित्यिक स्रोतों के आधार पर जानकारी मिलती थी कि भारतीय इतिहास की जो 6ठी शताब्दी थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन काल ये माना जाता था। इस काल में आरंभिक राज्य को नगरों, लोहे का प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता था। लगभग 700 ईसा पूर्व तक लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा था। धीरे धीरे कई नए शहर बसे। यहीं पे विस्तार हुआ मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत के 16 जो जनपद थे उन 16 जनपदों में से एक जो था वो मगध साम्राज्य भी था। और इस मगध साम्राज्य की राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक जो दृष्टि थी इससे ये महत्वपूर्ण बन जाता था। अन्य महाजनपदों को इसने अपने में विलीन कर भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य जो है ये बना। और 6ठी से 4ठी शताब्दी के लगभग 200 सालों के भीतर भीतर मगध जो था सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। ये जो मगध था यही वर्तमान जो बिहार है उसे मगध ही कहा जाता था दोस्तों। अब इस मगध के महत्वपूर्ण होने के क्या कारण थे, आखिर कौन कौन सी चीज़ें थी जो इस मगध को महत्वपूर्ण बनाती है? तो दोस्तों जब हम ये देखते हैं तो पहली चीज़ तो यही है कि मगध के कुछ हिस्सों पर जंगल थे जहाँ पर हाथियों को पकड़ा जा सकता था। हाथी सेना के मुकाबले जो थे काफ़ी उनकी रक्षा करते थे, महत्वपूर्ण थे उनके लिए, इसीलिए ये सेना के लिए आवश्यक थे। दूसरी जो मगध की विशेषता थी कि मगध के चारों ओर गंगा और सोन जैसी जो नदियाँ थी वो यहाँ पर थी, जिससे कि ये नदियाँ जल यातायात, जल आपूर्ति और भूमि के उपजाऊपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी, आवागमन सस्ता और सुलभ होता था, तो ये फ़ायदा जो है यहाँ पर मिलता था। तीसरी अगर हम बात करें तो दोस्तों मगध में लोह खनिज के भंडार भी थे, जिनसे लोहा निकाल कर मजबूत औजार और हथियारों का निर्माण जो है वो किया जाता था। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी तो दोस्तों हमने पूर्व में भी बात की कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी गिरिवज्र। पहाड़ियों के बीच में गिरिवज्र एक किले के बंद शहर के रूप में था। यहाँ पर बाद में ये मगध की राजधानी बनी। राजगृह और पाटलिपुत्र भी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। राजगृह
5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, जहाँ किसी भी शत्रु के लिए पहुँचना दुष्कर था, और पाटलिपुत्र जो था वो गंगा और सोन जो थी उसके आवृत थी। पर्याप्त साधनों के अभाव में इन्हें पार करके इन पर अधिकार करना जो था वो आसान नहीं था, इसलिए महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में मगध के लिए साबित हुए। दोस्तों, मगध साम्राज्य के उत्थान और समृद्धि में हम बात करें तो हर्यक वंश के जो अजातशत्रु थे उनका भी योगदान था। जी हाँ, अगर मगध के प्रमुख शासकों की हम बात करें तो कई यहाँ पर वंश हुए, जैसे हर्यक वंश, हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश, शिशुनाग के प्रमुख शासक थे शिशुनाग। ऐसे नंद वंश, तो नंद वंश के प्रमुख शासक थे महापद्म नंद और घनानंद। तो यहाँ पर जो ये शासन हुए, इन शासकों ने कई चीज़ें यहाँ पर दी। दोस्तों, मगध साम्राज्य के उत्थान के अंदर अजातशत्रु का योगदान था। तो नंद वंश के शासकों ने एक विशाल सेना संगठित करके यहाँ पर व्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया था, और नंद वंश के शासकों ने ही यहाँ पर मापतोल की नई प्रणालियाँ चलाई थी। मगध राज्य में सर्वप्रथम जो बिंबिसार था उसके द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। महात्मा बुद्ध जो थे वो बिंबिसार के ही समकालीन माने जाते हैं। दोस्तों, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना की, और जो इसी के काल का कालाशोक था, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है, उसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। तो एक महत्वपूर्ण काम जो था कालाशोक ने यह किया कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उसके बाद मगध में दोस्तों नंद वंश का साम्राज्य आ गया। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, और इसी वंश का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। और घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका मुकाबला पूर्व के राजा पोरस के द्वारा झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पिस जो स्थान था उसके ऊपर किया गया था। और दोस्तों, ये जो युद्ध था उस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, और वितस्ता का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह निकलती है। कुछ अन्य और महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, दक्षिणी भारत में एकमात्र जो महाजनपद था वो था अश्मक, जो कि गोदावरी नदी के ऊपर स्थित था। वहीं पर पांचाल तथा मल्ल महाजनपद जो थे उनकी 2 राजधानियां थी। राजस्थान के अंदर एकमात्र महाजनपद था जो कि मत्स्य था, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महाजनपद थे जिनकी संख्या 8 मानी जाती है। वज्जी जो था वो 8 गणों का संघ था। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये जो साम्राज्य है, ये जो महाजनपद है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए थे भारत देश के अंदर राज्यों के आधार पर राज्य का, भारत देश का विकास करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।